स्वागतम। उपस्थित हूँ मैं एक नए पाठ के साथ। पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायकाः। यह कक्षा 8वीं का 8वां पाठ है। इस पाठ का आज हम अभ्यास कार्य देखेंगे, इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने पाठ को समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके अभ्यास कार्य की। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में उत्तर देना है। इसका कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। किस राज्य के भाग में गजधर शब्द प्रयुक्त होता है। तो किस राज्य में, हमने पाठ में पढ़ा था राजस्थानस्य, राजस्थान राज्य के कुछ भागों में गजधर शब्द प्रयोग होता है। एक पद में उत्तर होगा राजस्थानस्य। गज परिमाणम कः धारयति, गज परिमाण कौन धारण करता है। गजधरः, गजधर लोग गज परिमाण धारण करते हैं, उसका उत्तर होगा गजधरः। अगला प्रश्न है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म। कार्य की समाप्ति के बाद वेतन के अतिरिक्त गजधर लोगों को क्या दिया जाता था। इसका उत्तर होगा सम्मानम या सम्मानमपि। सम्मानम अपि, सम्मान भी। केवल सम्मानम लिख देंगे तो भी उत्तर सही है, सम्मानम अपि लिखेंगे तो भी सही है। अगला प्रश्न है के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। कौन शिल्पकार के रूप में समादर नहीं पाता है या समादृत नहीं होता है। तो इसका उत्तर होगा के की जगह पे गजधराः। एक पद में उत्तर गजधराः यानी कि गजधर लोग। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ एक पदेन का जिक्र नहीं है, एक पदेन उत्तरत ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यानी कि इसका पूरा उत्तर लिखना है। इसमें क है तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तालाब कहाँ बनाए गए थे। तडागाः तालाब या बावड़ी, कुत्र कहाँ, निर्मीयन्ते स्म बनाए गए थे। तडागाः अशेषे हि देशे निर्मीयन्ते स्म, या तडागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्म। दोनों का मतलब एक ही होता है, संपूर्ण देशे या अशेषे देशे, यानी कि पूरे देश में। तालाबों का निर्माण पूरे देश में हुआ था। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिता। गजधर लोग किस रूप में परिचित हैं। तो इसका उत्तर है गजधराः वास्तुकाराणां रूपे परिचिताः। गजधर लोग वास्तुकार के रूप में परिचित हैं, यानी कि गजधर लोगों को वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है गजधराः किं कुर्वन्ति स्म। गजधर लोग क्या करते थे। तो हमने पाठ में पढ़ा हुआ है गजधराः नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति स्म। गजधर लोग नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण पर्यंत सभी कार्य करते थे। के सम्माननीयाः, कौन सम्माननीय है। तो गजधराः सम्माननीयाः। इसका उत्तर होगा गजधराः सम्माननीयाः। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। पहला प्रश्न है सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। इसमें सुरक्षा प्रबंधनस्य के नीचे रेखांकित है, यह अंडरलाइन है, तो इसे ही प्रश्नवाचक शब्द इसी की जगह पे रखना है। प्रबंधनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो इसकी जगह पर किम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कस्य। तो प्रश्न बनेगा
कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। षष्ठी विभक्ति एकवचन इसलिए कस्य। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, तेषां उनके स्वामी असमर्थ हैं। तेषां षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में किम शब्द का केषां, केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। अगला प्रश्न है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते थे। वेतनानि प्रथमा या द्वितीया बहुवचन नपुंसकलिंग। तो यहाँ पे वेतनानि अतिरिक्त वेतन के अतिरिक्त, तो यहाँ पे किम शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन या द्वितीय विभक्ति बहुवचन, यहाँ वैसे द्वितीय का ही होगा रूप, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। कानि किम के कानि द्वितीय बहुवचन। घ गजधरः सुन्दरः शब्दः अस्ति। गजधरः सुन्दरः शब्दः अस्ति। गजधरः प्रथमा एक वचन, इसकी जगह पे किम शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन कह। गजधरः पुल्लिंग है इसलिए किम शब्द का भी रूप पुल्लिंग में बनेगा प्रथमा एक वचन में कह। कह सुंदरः शब्दः अस्ति। कौन सुंदर शब्द है या क्या सुंदर शब्द है। तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते। तालाब संसार सागर कहे जाते हैं। तडागाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो पुल्लिंग शब्द है ये, इसलिए पुल्लिंग में किम शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में कह कौ के संसार सागराः कथ्यन्ते। कौन संसार सागर कहे जाते हैं। चौथा प्रश्न है अधोलिखितेषु यथा अपेक्षितं संधि विच्छेदम कुरुत। संधि या संधि विच्छेदम कुरुत। जहाँ अपेक्षित हो संधि करने के लिए वहाँ संधि करना है और जहाँ विच्छेद करना है वहाँ विच्छेद करेंगे। यद अद्य अपि अद्यापि, य का अ और ये दोनों मिल करके दीर्घ हो जाएंगे आ। अद्यापि ये बना हुआ है यहाँ पर अद्यापि। दूसरा है स्मरणार्थम, इसमें भी दीर्घ संधि ही है। स्मरण अर्थम, स्मरण का अ और अर्थम का अ दोनों मिलकर आ बनते हैं। स्मरणार्थम। इति अस्मिन यण संधि है। इति तो में जो ई मिला हुआ है इस ई को य हो जाता है, य में ये अ मिल जाएगा। इत्यस्मिन, इत्यस्मिन यण संधि। अगला है एतेष्वेव। एतेष्वेव, एतेषु एव, ये भी यण संधि है। ऊ को व हो गया है। एतेषु एव, एतेष्वेव। सहसा एव, सहसा एव, सहसैव वृद्धि संधि। आ और ए मिलकर अय हो गए सहसैव। अगला प्रश्न है मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। ये मंजूषा है, मंजूषा यानी कि बॉक्स या पिंजड़ा। इसमें रचयन्ति माने रचते हैं, बनाते हैं। गृहीत्वा ग्रहण करते हैं। सहसा अचानक। जिज्ञासा, जिज्ञासा या जानने की इच्छा। सह माने साथ। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। मालाकाराः पुष्पैः माला रचयन्ति। मालाकार यानी कि माली या माला बनाने वाला फूलों से माला बनाता है। यहाँ लिखा हुआ आंसर देखते हैं। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पुस्तक लेकर विद्यालय जाते हैं। माली फूलों से माला रचयन्ति बनाते हैं। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। एका जिज्ञासा, जिज्ञासा स्त्रीलिंग है, यहाँ एका शब्द का प्रयोग हुआ है। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छन्ति।
रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। सह साथ। सहसा बालिका तत्र अहसत। अचानक से बालिका हंसने लगी। अगला प्रश्न है पद निर्माणम कुरुत। प्रत्यय का योग करके पद का निर्माण करना है। धातु, प्रत्यय और पद। जैसे क्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगा तो बन गया कर तुम। हृ धातु में तुमुन प्रत्यय लगेगा तो हर तुम। त्रि में तुमुन प्रत्यय लगेगा तो तर तुम। नम में त्वा प्रत्यय लगा तो नत्वा। गम में त्वा लगेगा तो गत्वा। तेज में त्वा प्रत्यय लगेगा तो त्यक्त्वा। इसका हम दिखा देते हैं आपको कैसे बनेगा ताकि आपको लिखने में सुविधा हो। ये क्री तुमुन कर तुम, हरि तुमुन तर तुम, हर तुम, त्रि तुमुन तर तुम। इसमें जो ये रिकार है री, क में री मिला हुआ है, इसको र हो जाता है और नौ का लोप हो जाता है, मौ के ऊ का लोप हो जाता है। तो कर और इसका तू और म से ऊ निकल जाता है, कर तुम। सब में यही होता है, केवल तुम बचता है इनमें। तुमुन प्रत्यय में तुम बचता है और इधर री को र हो जाता है। त्रि में तुमुन लगा तर तुम। इसी तरह नम में त्वा प्रत्यय लगा तो नत्वा। गम में त्वा लगा तो गत्वा। यहाँ जो हलंत लगा है मौ में, ये लोप हो जाता है इसका। यहाँ क का लोप हो जाता है, आधा क है, आधा क का लोप हो जाता है इधर, इधर म का लोप हो जाता है। तो ग बचा और इधर आधा त और वा, गत्वा। न आधा त और वा, नत्वा। त्यक्त्वा, भुक्त्वा। अगले उपसर्ग और प्रत्यय हैं। ल्यप प्रत्यय उप उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो उप के साथ उप तो पूरा रहेगा, ये उपसर्ग पूरे के पूरे रहते हैं, इसमें से कुछ लोप नहीं होता है। उप गम ल्यप, उपगम्य। यहाँ पर य बचता है, प का लोप हो जाता है, तो इसमें केवल य बचता है। सम पूज्य, सम पूज ल्यप संपूज्य। आ नी ल्यप आनीय। आ है नी और इसमें से ल्यप में से इधर प का भी लोप हो जाता है और आधा ल का भी लोप हो जाता है। सब में आधा ल और प दोनों का लोप हो जाता है, केवल य बचता है। तो अगर आप कोई पद बना हुआ देखते हैं जहाँ पे लास्ट में य है, तो एक अनुमान ये भी लग सकता है कि हो सकता है यहाँ पर ल्यप प्रत्यय हो। आनीय, आ नी ल्यप। प्रदाय, प्रदा ल्यप मिलकर हो गए प्रदाय। अगला प्रश्न है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। ये कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं विद्यालय, ग्राम, नगर, का पुरुष, इसमें समुचित विभक्ति, जो विभक्ति होनी चाहिए उस विभक्ति का प्रयोग करके सेंटेंस बनाना है। ये है उभयतः, सर्वतः, इनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। परितः भी, इसके भी योग में द्वितीय विभक्ति होती। तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हुई विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। इसी प्रकार उभयतः के योग में भी द्वितीय होगी तो ग्राम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति। गांव के दोनों तरफ गांव हैं। सर्वतः अट्टालिका सन्ति, नगर के चारों ओर अट्टालिका है तो नगरम, यहाँ नगरम द्वितीय विभक्ति होगा नगरम। धिक् का पुरुषम, इसमें भी द्वितीय विभक्ति होगी। द्वितीय विभक्ति लग गया, सब में ऊपर बिंदी लग जाएगी ऐसे। ये यहाँ बना हुआ है। ये विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, नगरम सर्वतः अट्टालिका सन्ति, धिक् का पुरुषम। यहाँ नगरम म लिखा हुआ है और हलंत लगाया है, आप यहाँ पे नगर के ऊपर बिंदी लगा सकते हैं। ग्रामम में भी ऐसे कर सकते हैं, ग्रामम के ऊपर बिंदी लगा सकते हैं, ग्राम के ऊपर ग्रामम, अनुस्वार जिसे कहते हैं। धिक् का पुरुषम।
इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ये बात नोट करके रखिए, ध्यान में रखिए। सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो मृग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। चूँकि मृगाः बहुवचन है, इसलिए इस मृग में भी बहुवचन का ही प्रयोग होगा। तो मृगा मृगैः सह धावन्ति, हिरण हिरणों के साथ दौड़ते हैं। या मृग का मतलब पशु भी होता है, पशु पशुओं के साथ दौड़ते हैं। वैसे यहाँ पे मृग का अर्थ हिरण ही लेना चाहिए, क्योंकि हिरण हिरण के साथ दौड़ते हैं। मृगैः तृतीया विभक्ति बहुवचन, मृगेण मृगाभ्याम मृगैः। उसी प्रकार बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। बहुत सारे बालक बहुत सारी बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तो बालिका शब्द में तृतीया विभक्ति बहुवचन हुआ बालिकाभिः। उसी प्रकार पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है, सह शब्द है, सह के साथ अभी मैंने बताया तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो पितृ शब्द में तृतीया प्रयोग होगा। पितृ शब्द का तृतीया विभक्ति पित्रा। उसी तरह मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति मात्रा। शिशुः मात्रा सह क्रीडति, छोटा बच्चा माँ के साथ खेलता है। पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। ये पाठ पूर्ण हुआ, इसके अभ्यास कार्य पूर्ण हुए। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के साथ मिलेंगे आपसे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।